गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है पत्रकारिता के अर्थ, परिभाषा और स्वरूप की चर्चा की थी, तो आज हम लोग पत्रकारिता के क्रमिक विकास, ख़ास तौर पे हिंदी पत्रकारिता के विकास के संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे और वो आपके पाठ्यक्रम का एक विषय का हिस्सा भी है कि हिंदी पत्रकारिता का क्रमिक विकास। जैसा कि हम लोगों ने कल पत्रकारिता के अर्थ, परिभाषा और स्वरूप को बताते हुए इस बात को अच्छी तरह से समझा कि पत्रकारिता जनतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह एक स्तंभ के रूप में काम करता है, किस तरह एक वो प्रहरी के रूप में काम करता है, किस तरह वो हमारी कार्यपालिका को हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को एक उत्तरदायी बनाता है, उन्हें बार बार उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाता है और इस तरह से जनता और उन प्रतिनिधियों के बीच में वह बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो हमारे जीवन की तमाम विसंगतियों, हमारे जीवन की तमाम आवश्यकताओं, उपलब्धियों आदि को पत्रकारिता के माध्यम से हम लोग जो है प्रस्तुत करते हैं, उसे देखते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान तो होता ही है, लेकिन पत्रकारिता के माध्यम से न केवल अपने व्यक्तिगत बल्कि एक सामूहिक जीवन की भी जो पूरी कार्यप्रणाली है, हम लोग उससे अवगत होते हैं। अपने आसपास के परिवेश, व्यवस्था इत्यादि से उससे भी हम लोग अच्छी तरह पत्रकारिता के माध्यम से ही अवगत होते हैं। तो ये सब पत्रकारिता के एक तरह से विशेष गुण हैं जो पत्रकारिता से हमें, पत्रकारिता का प्रदेय है। परिभाषा और सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देख ली थी, तो उसकी ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। परिभाषाओं में एक परिभाषा और जिक्र होता है अक्सर, वह है इंद्र विद्या वाचस्पति का। वो उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है पत्रकारिता की। वे कहते हैं कि पत्रकारिता पांचवा वेद है जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपने बंद मस्तिष्क को खोलते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा जो मस्तिष्क अपने आसपास की सूचनाओं, अपने आसपास की घटनाओं आदि से अनभिज्ञ रहता है, उसे इस पांचवें वेद के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं और इस तरह से आप पत्रकारिता के महत्व को भी समझ पाते हैं कि पत्रकारिता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पत्रकारिता की महत्ता को जो है हम लोग पहले ही समझ गए थे। अकबर इलाहाबादी का अक्सर वो शेर अक्सर याद आता है कि जब तोप से मुकाबला हो तो समाचार पत्र निकालिए, है ना। जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो, उनकी पंक्तियाँ हैं। तो कहने का मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में तोप का भी सामना करने का साहस, मात्रा अगर किसी चीज़ में है तो वो पत्रकारिता में है। यह संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से विचार विनिमय होती हैं, शिकायतें होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति होती हैं, मांगें रखी जाती हैं। विज्ञान के माध्यम से जो नई नई उपलब्धियां हम हासिल करते हैं उनकी चर्चा की जाती है। साहित्यिक पत्रकारिता का अपना महत्व है ना। पत्रकारिता के अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं का समावेश होता है। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं किस तरह से उदंड मार्तंड निकला, उसके बाद सरस्वती की भूमिका और सरस्वती किस तरह भाषा को परिमार्जित करने में पंडित पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में किस तरह से जो है आगे बढ़ी है। खुद हिंदी का परिमार्जन कितना उन्होंने किया है, वो जो है सरस्वती पत्रिका के योगदान के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। खड़ी बोली के परिमार्जन, परिष्कार और उसके परितोष की जो पूरी एक ऐतिहासिक यात्रा है, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है। मैथिली शरण गुप्त हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, जैसे तमाम लेखों को सरस्वती ने न केवल छापा बल्कि उनको एक तरह से एक आइडियल मॉडल सैंपल के रूप में, एक आदर्श, प्रादर्श, प्रतिदर्श के रूप में भी स्थापित किया और उनकी भाषा को भी निरंतर उन्होंने निखारा। तो इस संदर्भ में ये इनका बहुत बड़ा योगदान है, इन पत्रिकाओं का।
भारतेंदु को हम कैसे भूल सकते हैं। भारतेंदु जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार ने हिंदी पत्रकारिता के विकास में जो योगदान दिया, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। प्रेमचंद जिन्होंने हंस के माध्यम से एक क्रांतिकारी पहल की, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, रघुवीर सहाय, मनोहर श्याम जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नाम लेते जाइए, प्रभाकर माचवे, श्रीमती मृणाल पांडे, इन सब का कहीं न कहीं पत्रकारिता से जुड़ाव था, पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा था। उसके माध्यम से वो न केवल साहित्य की सेवा कर रहे थे, बल्कि उस पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य को निखारने का भी काम कर रहे थे। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मापदंड वो निश्चित कर रहे थे। सामाजिक महत्व भी है, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि अगर एक पत्रकार ईमानदारी से अपनी भूमिका न अदा करे तो किस तरह से वो समाज के लिए घातक हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण देके कहा था कि अगर पैसे लेके खबरें बेची जाने लगी और प्रकाशित की जाने लगी, या खबरें सिर्फ विज्ञापन बन के रह जाएंगी, तो पत्रकारिता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो एक पत्रकार जो होता है वो खबरों का व्यापारी नहीं होता, वह सिर्फ खबरों के व्यापारी के रूप में काम नहीं कर सकता, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। तो पत्रकार का सामाजिक दायित्व तो बहुत बड़ा है। समाज अपनी सूचनाओं और तमाम चीज़ों के लिए एक पत्रकार के नैतिक मूल्यों पे टिका हुआ है। अगर पत्रकार ही पतित हो जाएगा तो फिर वो समाज के लिए एक घातक स्थिति बन जाएगी। तो इसकी भी चर्चा हम लोग कल कर चुके थे। पत्रकारिता का सांस्कृतिक महत्व भी है कि जिसमें हम अपने धर्म, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी साहित्यिक विधाओं इत्यादि को न केवल संचित करते हैं बल्कि सिंचित भी करते हैं, है ना। उनको हम लोग सिंचित भी कर रहे हैं, मतलब उनका विकास भी कर रहे हैं, और उन्हें संचित भी कर रहे हैं, मतलब उनकी जो परंपरा है उस परंपरा को अग्रगामी बनाते हुए, उस परंपरा में नवाचार को जोड़ते हुए, जो कि परंपरा अग्रगामी कैसे बनती है, परंपरा में ही कुछ बदलाव, नवाचारों, नए प्रयोगों के माध्यम से आते हैं, और ये नया आना ही आधुनिकता है, जिसको आधुनिकता कहा जाता है। लेकिन आधुनिकता परंपरा से हट के कोई चीज़ नहीं है, वो परंपरा का एक हिस्सा है, उसकी क्रियाशीलता का एक भाग है। तो इन नवाचारों के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको एक तरह से सिंचित भी करते हैं और संचित भी करते हैं। तो इन संदर्भों में पत्रकारिता का अपना एक सांस्कृतिक महत्व भी है, शैक्षणिक महत्व भी है। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आप शिक्षा ले रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाषा की शिक्षा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग कोई सेकेंडरी लैंग्वेज या ऐसी भाषा जो हमारी मातृभाषा नहीं है, जब उसे सीखना रहता है तो एक सलाह ये भी दी जाती है कि उस भाषा में जो बेहतर समाचार पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, आप नियमित रूप से उसके पाठक बनिए। जैसे अगर मुझे मराठी सीखना है तो मुझे कहा जाता है कि आप मराठी के जो अच्छे अखबार हैं, जैसे नवाकाळ हो गया, सकाळ हो गया, महाराष्ट्र टाइम्स हो गया, आप उसके नियमित पाठक बनिए, मतलब उसको पढ़ना शुरू करिए। तो उसको पढ़ने से आपकी शब्द संपदा बढ़ेगी, वाक्य विन्यास आपके समझ में आएगा, ध्वनियों को आप समझेंगे। ये सारी चीज़ें अंग्रेजी के संदर्भ में भी हम लोग कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। तो ठीक यही चीज़ हिंदी के बारे में भी है कि अगर आपको अच्छी हिंदी सीखनी है तो उसका एक तरीका ये भी है कि जो हिंदी के अच्छे अखबार हैं, जैसे दैनिक जागरण हो गया, आज हो गया, जनसत्ता हो गया, इस तरह के अखबारों को आप पढ़ेंगे तो आप हिंदी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं के विकास के माध्यम से हम उस समय विशेष की साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों को अच्छे से समझ पाते हैं कि किसी, जैसे आज़ादी के पहले की पत्रकारिता और पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे साहित्यकार जो है आज़ादी के आंदोलन में किस तरह से अपना योगदान दे रहे थे। जैसे हम लोग प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं
तो प्रेमचंद के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि आज़ादी के पहले जो काम गांधी जी राजनीति के मंच से कर रहे थे, वही काम प्रेमचंद जो है साहित्य के मंच से कर रहे थे। अब उनकी तमाम रचनाओं में, उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में आप देखेंगे कि वो यथार्थ और आदर्श का समर्थन करते हैं। वो आदर्शों की बात करते हैं, वो मूल्यों की बात करते हैं, वो समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को केंद्र में रख के कहानियाँ और उपन्यास लिख रहे हैं और उसके समाधान की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए प्रेमचंद को हम लोग समस्या प्रधान लेखक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हर कहानी में, हर उपन्यास में वो किसी न किसी सामाजिक समस्या की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से तमाम जो साहित्यकार हैं, जब आप उनके आलेखों को, उनके निबंधों को, उनकी संपादकीय को आप पढ़ेंगे तो आप उस समय की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो पत्रकारिता का ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। राष्ट्रीय महत्व भी है। राष्ट्रीय महत्व भी इसी तरह से है कि जैसे हम जानते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रीय जागरण ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें हिंदी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम हम कैसे भूल सकते हैं? महात्मा गांधी का नाम कैसे भूल सकते हैं? शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम कैसे भूल सकते हैं? शिव प्रसाद गुप्त का नाम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने आज अखबार निकाला, जिसकी मैंने पहले चर्चा की। हिंदी का एक महत्वपूर्ण अखबार हिंदी पट्टियों में आज भी चल रहा है। पूर्णचंद का दैनिक जागरण, जो कि हिंदी का आज की तारीख में सबसे बड़ा अखबार है और उसकी करीब 7.5-8 लाख प्रतियाँ जो हैं आज भी प्रतिदिन निकल रही हैं। मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, बंगदूत, तमाम अखबार हैं। कितने तो अखबार ऐसे रहे कि जिनके ऊपर अंग्रेज़ों के समय जो है बैन लगा दिया गया, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन लोगों ने जो है वो एक मशाल जो है जलाए रखी और तरह तरह के प्रयासों से इस तरह के अखबार निकालते रहे। नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय थे, जो कि अंग्रेजी भाषा और संस्कृति, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन वो कहते थे कि इसी शिक्षा को हथियार बना के, एक माध्यम बना के एक दिन हम लोग आज़ादी हासिल कर लेंगे। और हुआ भी यही। अंग्रेज़ों ने 1873 में, वो अंग्रेज़ कई मामलों में बड़े चालाक थे, उन्होंने 1873 तक फ़ारसी को रहने दिया। 1873 कर रहा हूँ, 1783 तक उन्होंने फ़ारसी को राजकाज की भाषा रहने दी, लेकिन उसके बाद उसकी जगह उन्होंने अंग्रेजी को लाया। फिर भी उन्होंने अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया, लेकिन बाद में 26 जनवरी, अगर मेरी स्मृति ठीक है तो 1823 या 25 के बीच में उन्होंने ये घोषित सा कर दिया कि अब उच्च शिक्षा और तकनीक की सारी शिक्षाएं जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेजी में होगी। और यही वो निर्णय था जहां से उन्होंने भारतीय भाषाओं के विकास के क्रम को तोड़ा, हिंदी के विकास के क्रम को तोड़ा। हालांकि एक विदेशी शासक होने के नाते निश्चित तौर पे ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि वो अपनी जगह ठीक थे कि वो अपनी भाषा को जो है आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो वह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इस संदर्भ में था कि वहाँ से अंग्रेजी जो है आर्थिक शक्ति की भाषा बन गई, रोजगार की भाषा बन गई, अवसरों की भाषा बन गई और उसकी व्याप्ति बढ़ गई। और उस संदर्भ में हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा उतनी सशक्त भाषा बनकर कभी भी नहीं उभर सकी। तो हिंदी और भारतीय भाषाओं के पिछड़ेपन का ये एक कारण था। लेकिन भारतेंदु और तमाम लोगों ने जो है तरह तरह के अखबार और पत्रिकाएं निकाल कर उसमें जितनी भी साहित्य की नई विधाएं थी, चाहे वो रिपोर्टाज हो, एकांकी हो, सब में उन्होंने लेखन किया और एक तरह से समाज प्रबोधन का, समाज को जागृत करने का उन्होंने काम किया। जिस तरह से इसका राष्ट्रीय महत्व है, उन्हीं संदर्भों में इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व इन संदर्भों में है कि आज विज्ञान की प्रगति से कोई भी देश छूटा नहीं है। प्रत्येक देश किसी न किसी रूप में दूसरे देश पर निर्भर करता है और आज के इस पूंजीवादी युग में
हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाना चाह रही है। अगर कोई किसी देश की शक्ति कमज़ोर पड़ती है तो जो उससे ज़्यादा ताकतवर है वो उसके लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, वो उसको दबा के और कमज़ोर कर देना चाहता है और वहाँ की आर्थिक सत्ता जो है अपने हाथ में ले लेना चाहता है। तो इन सारी परिस्थितियों में ये पत्र पत्रिकाएं, अखबार, न्यूज़ चैनल यही एक माध्यम है जो आपके बारे में, आपकी प्रगति के बारे में, आपके राष्ट्रीय विचारों के बारे में पूरी दुनिया को बताते हैं। तो एक सशक्त देश के रूप में अपनी छवि को बनाए रखना, निरंतर विकास के क्रम में अग्रसर रहना, ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसमें पत्र पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पत्र पत्रिकाओं का बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। पत्रकारिता के क्षेत्र क्या है कि जैसे मैंने कहा कि जीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जहाँ पे पत्रकारिता न हो सके या जहाँ पे पत्रकारिता न होती हो, लेकिन आपके अध्ययन अध्यापन की सुविधा के अनुसार कुछ प्रमुख क्षेत्रों की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे जो पत्रकारिता के क्षेत्र हैं, मतलब जहाँ पे पत्रकारिता की व्यापक स्तर पर गुंजाइश है और जहाँ पे व्यापक स्तर पे पत्रकारिता हो रही है। इसमें पहली है आर्थिक पत्रकारिता, मतलब वो तमाम तरह की सूचनाएं, वो तमाम तरह की जानकारी जो अर्थशास्त्र से जुड़ी हो, वाणिज्य से जुड़ी हो, तकनीकी ज्ञान से जुड़ी हो, वस्तु बाज़ार से जुड़ी हो, बैंक से जुड़ी हो, पूंजी बाज़ार से जुड़ी हो, मुद्रा बाज़ार से जुड़ी हो, उद्योग, ग्रामोद्योग, रोजगार, पंचवर्षीय योजनाएं, बजट, राष्ट्रीय आय, शेयर मार्केट, इन सब से जुड़ी हुई जो सूचनाएं आपके पास परोसी जाती हैं, वो सारी पत्रकारिता किस में आएगी? आर्थिक पत्रकारिता में आएगी। कहने का मतलब जो आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दे, वो सारी सूचनाएं आर्थिक पत्रकारिता का हिस्सा हो गई। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है विकास पत्रकारिता। विकास पत्रकारिता का मतलब सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में समाचार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उस तरह से निभाएं जहाँ पे वे विश्व भर में आपकी एक राष्ट्र के रूप में छवि अंकित करें और आप कितने अग्रगामी हैं, तमाम क्षेत्रों में आपकी प्रगति कैसी है, उसे वो बताएं। जन कल्याण के व्यापक उद्देश्यों से जो पत्रकारिता हो रही है उसे हम लोग जो है विकास पत्रकारिता कहते हैं। खेती, सामाजिक, रासायनिक, औषधि विज्ञान, उद्योग, प्राविधिक, धर्म, आध्यात्म, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीड़ा, इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई जो सामग्री है या इनसे जो जुड़ी हुई पत्रकारिता है उसको हम लोग विकास पत्रकारिता के नाम से जानते हैं और वह पत्रकारिता विकास पत्रकारिता के नाम से जानी जाती है। इधर एक पत्रकारिता की दूसरी जो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो है आधी आबादी के अधिकारों को लेके, उनसे जुड़े हुए नियमों को लेके, कानूनों को लेके, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को लेके, पारिवारिक समस्याएं हों, चाहे वो जहाँ पे कार्यरत हैं वहाँ की समस्याएं हों। कहने का मतलब महिला पत्रकारिता, एक महिला के जीवन से संबंधित चीज़ों की सारी जानकारी महिला पत्रकारिता का अंग होता है। कई बार हम लोग देखते हैं महिला विशेषांक पत्र पत्रिकाओं के निकलते हैं। 1940 में श्रीमती कमला देवी के निधन के पश्चात उनके अधूरे कार्य को कमलाकर कमल ने पूरा किया और सन 1941 में खादी जगत का वर्धा से प्रकाशन उन्होंने शुरू किया। तो उनकी जो है अधूरी जो स्थिति थी कमला देवी की वो उन्होंने पूरी की। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी? कमला देवी ने महिलाओं की समस्याओं को लेके सुगृहिणी पत्रिका का उन्होंने आरंभ किया था। जयपुर से हेमंत कुमारी ने महिला पत्रकारिता का प्रारंभ किया और 1888 में सुगृहिणी पत्रिका का जयपुर से उन्होंने संपादन किया। इसी तरह तमाम महिलाएं हैं जिनका नाम इस संदर्भ में लिया जा सकता है, जिन्होंने महिला पत्रकारिता के संदर्भ में लगातार काम किया और उस विकास यात्रा को उन्होंने आगे बढ़ाया। आज की तारीख में अगर हम लोग देखें
तो महिला पत्रकारिता निश्चित ही एक बहुत बड़े मुकाम पे है। और तमाम तो ऐसी पत्रिकाएं हैं, वामा जैसी, जो सिर्फ महिलाओं से संबंधित है और जो है महिलाओं से संबंधित परेशानियों और उनसे जुड़ी खबरों को प्रकाशित करती हैं। महिला आश्रम पत्रिका जो कि शायद 1945 में निकली थी, और महिला पत्रिकाओं में जो है, हाँ, प्रेमचंद ने, जैसे मैंने कहा कि प्रेमचंद ने हंस निकाली थी, तो उसी समय शिवरानी देवी जो है परोक्ष रूप से उनकी मदद करती थी। इसी तरह इंद्र नारायण गुंटू जो कि नवयुग साप्ताहिक निकालते थे, उनकी पत्नी की चर्चा होती है। मुझे नाम उनका ठीक से याद नहीं आ रहा है, संभवतः सची रानी गुंटू था, वो उनकी बहुत मदद करती थी। श्रीमती शांता कुमारी ने चौथे दशक में भारतीय प्रेस जम्मू से राष्ट्रभाषा हिंदी के समर्थन में भारतीय पत्रिका निकाली थी। उसका जो है अक्सर कश्मीर के जन आंदोलन के संदर्भ में जिक्र मिलता है। स्त्री शिक्षा से संबंधित बहुत सारी पत्रिकाओं का वर्णन होता है। 1906 में निकली हुई गृहलक्ष्मी एक महत्वपूर्ण पत्रिका था, जिसका अक्सर जिक्र आता है। ऐसी तमाम पत्रिकाएं। कलकत्ता से एक पत्रिका निकलती थी अपर्णा, जो कि त्रैमासिक थी। उसका स्त्री आंदोलन और स्त्री पत्रकारिता के संदर्भ में अक्सर वर्णन मिलता है। इसी के अलावा जयरानी कृष्णा देवी मिश्र, पार्वती देवी और कुछ नाम मुझे याद आएंगे, डॉक्टर सावित्री मिश्र, प्रतिज्ञा प्रतीक पत्र जो इलाहाबाद से निकलता था, बाल दर्शन, ये तमाम वो पत्रिकाएं थी जो स्त्रियों से जुड़ी हुई थी और जिसमें महिलाएं जो है पत्रकार के रूप में अपनी भूमिकाएं निभा रही थी। आज तो महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया। आज जो है वो किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कम से कम पत्रकारिता का एक जागृत क्षेत्र ऐसा ज़रूर है जहाँ पे महिलाएं पुरुषों के बराबर जो है लगातार काम कर रही हैं। ग्रामीण पत्रकारिता या कृषि पत्रकारिता भारत जैसे देश के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण पत्रकारिता है, जो पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 60% आबादी जो है गांव में बसती है और वह अधिकांश आबादी कृषि के ऊपर निर्भर होती है, कृषि से संबंधित चीज़ों पर निर्भर होती है। तो अनाज और दलहन का बाज़ार भाव, कीटनाशकों के बारे में जानकारी, पशुपालन के बारे में जानकारी, खेतों में लगने वाले रोगों के बारे में जानकारी, शस्त्र विज्ञान और बाज़ार भाव, फल उत्पादन, दुग्ध उद्योग, मत्स्य उद्योग, ये सारी चर्चाएं जो हैं, कृषि विज्ञान और उन्नत बीजों के बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें जो है कृषि पत्रकारिता के अंतर्गत आती है, जिससे हमारे किसान भाई जो है अच्छी तरह से जो है परिचित होते हैं और उनको नए नए बीजों के बारे में, उन्नत बीजों के बारे में, ज़मीन की उर्वरा शक्ति के बारे में, किसान हेल्थ कार्ड के बारे में, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानकारी दी जाती है। टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से कई किसान चैनल भारत सरकार चला रही है, जिसमें जो है तमाम पत्रकार साथी जो है किसान भाइयों को तरह तरह की जानकारी देके उनके ज्ञान को बढ़ाते हैं, जिससे वो एक बेहतर और उन्नत कृषि कर सकें और कम से कम कृषि के क्षेत्र में भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो बनी रहे। बाल पत्रकारिता इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चों से जुड़ा हुआ साहित्य और उस साहित्य के प्रकाशन के लिए पत्र पत्रिकाएँ, भारतेंदु का फिर इस संदर्भ में मैं नाम लूँगा, 1882 में उन्होंने बाल दर्पण मासिक निकाला था, जिसकी अक्सर चर्चा होती है। लखनऊ से ही एक इस तरह की पत्रिका निकलती थी, बाल हितकर, उसकी भी इसमें चर्चा होती है। अलीगढ़ से एक पत्रिका निकलती थी, शायद 1901 या 2 में, ऐसे ही कुछ, छात्र हितैषी नाम से, हाँ 1901 में
वो उसकी अक्सर बाल साहित्य के बारे में बहुत चर्चा मिलती है। नरसिंहपुर से मॉनिटर करके एक पत्रिका निकलती थी, उसका वर्ष मुझे याद नहीं है, लेकिन संभवतः 1915-16 के आसपास थी। पंडित सुदर्शनाचार्य शिशु नामक एक पत्रिका निकालते थे। इसी तरह तमाम पत्रिकाएं हैं जो छात्र सहोदर, वीर बालक, खिलौना और तितली, किशोर, गुड़िया, बाल भारती, तमाम पत्रिकाएं हैं जो बच्चों से संबंधित निकलते ही रहे और उससे जुड़े साहित्यकार और पत्रकार लगातार लिखे रहे, एकदम समर्पित होकर लिखते रहे। क्योंकि जैसे ही आप साहित्य या पत्रकारिता की इस तरह की कोई विधा पकड़ लेते हैं तो आप उसी में डूब जाते हैं, आप उसी से जुड़ी चीज़ों को लिखते हैं, आप उसी के बारे में जाने जाते हैं। तो जो भी इस तरह के पत्रकार थे, साहित्यकार थे, वो निश्चित तौर पे जो है अपने आप को उन्होंने उस विधा के लिए समर्पित कर दिया। आप देखते हैं कि रामचरितमानस में पूरा एक बाल कांड है जो भगवान राम के बचपन से संबंधित है। तो जब भी बाल साहित्य की चर्चा होती है तो उसके प्रारंभ के संदर्भ में कई लोग तुलसीदास के उस बालकांड को भी कोट करते हैं कि उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण जब घटनाओं का वर्णन किया तो उन्होंने बालकांड का भी वर्णन किया, जिससे समझ में आता है कि बचपन कितना महत्वपूर्ण होता है और इससे जुड़ी पत्रकारिता उस संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसको रेखांकित करने के लिए तुलसीदास के बालकांड की भी चर्चा की जाती है। साहित्यिक पत्रकारिता की हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता किस तरह से महत्वपूर्ण होती है। अब हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में देखें कि हिंदी पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 प्रथम साप्ताहिक पत्र जो है हिंदी का वह कोलकाता से निकला। लेकिन ध्यान रखिए ये प्रथम साप्ताहिक पत्र था, मतलब वीकली था, दैनिक नहीं था। लेकिन ये जब भी ये हो कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था तो साप्ताहिक पत्रों में वो उदंत मार्तंड था जो कलकत्ता से निकलना शुरू हुआ और उसको वहाँ से निकाल रहे थे युगल किशोर शुक्ल जो कि रहने वाले कानपुर के थे, लेकिन मूल रूप से रहने वाले कानपुर के थे, लेकिन उन्होंने उसको निकाला और ये संभवतः वीकली था और हर मंगलवार को ये पत्र जो है छपता था। इसके बाद राजा राम मोहन राय जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, 1829 में 10 मई 1829 में उन्होंने एक अखबार और निकाला था बंगदूत की भी बड़ी चर्चा होती है। 1845 में गोविंद नारायण दत्ते के संपादकत्व में काशी से एक महत्वपूर्ण अखबार निकला जिसको आप जब भी पत्रकारिता का इतिहास पढ़ेंगे तो इस पत्र की अक्सर चर्चा मिलती है और इस पत्र का नाम था बनारस अखबार। तो उदंत मार्तंड, बंगदूत और बनारस अखबार ये बड़े महत्वपूर्ण अखबार थे। उदंत मार्तंड निकल रहा है 1826 में, 1829 में निकल रहा है बंगदूत और उसके बाद एक थोड़ा गैप है, 1845 में जो है निकल रहा है बनारस अखबार। तो केंद्र कौन से हैं? वही बंगाल का कलकत्ता और बनारस, क्योंकि ये उस समय के विकसित शहरों में थे, जलमार्ग से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे और प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो है बंगाल में ज़्यादा आए थे, तो वहाँ पे संभावना भी अधिक थी। 1840 में कलकत्ता से मार्तंड साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ और उसके बाद 1848 में एक और महत्वपूर्ण अखबार निकला था वहाँ से, मालवा अखबार जो है उसकी भी बड़ी चर्चा मिलती है। और एक और अखबार की चर्चा मिलती है जो 1820 में ही निकला, उसका नाम था सुधाकर। 1852 में आगरा से बुद्धि प्रकाश नामक एक अखबार निकला जिसकी चर्चा मिलती है हिंदी के अखबारों में। इसके अलावा जब बात ये है कि पहला दैनिक पत्र कौन सा था, तो 1854 में हिंदी का पहला दैनिक पत्र श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में कोलकाता से ही निकला। ये भी है कि मतलब पहला साप्ताहिक भी जो है कोलकाता से निकल रहा है और पहला दैनिक भी जो है कोलकाता से निकल रहा है। 1857 में पायामे आज़ादी, धर्म प्रकाश, सूरज प्रकाश, प्रजाहित, ज्ञान प्रकाश,
रत्न प्रकाश, इन तमाम पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 1857 को हम कैसे भूल सकते हैं? 1857 जाना जाता है अपनी क्रांति के लिए। मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने इसकी अलख जगाई और एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत को इस देश से उखाड़ फेंकने का एक पहला प्रयास इस देश में हुआ। तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, ये सारे नाम जो है 1857 की क्रांति के संदर्भ में हम लिए जाते हैं। हालांकि 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई। अंग्रेज इस क्रांति को कुचलने में सफल हुए, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। 1857 की क्रांति के बाद ही ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया, उसके सारे अधिकार निरस्त कर दिए और 1858 या 59 में ही उन्होंने भारत को सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन ले लिया और उनकी महारानी विक्टोरिया जो है सीधे सीधे जो है भारतीय मामलों की प्रमुख हो गई और एक संसदीय बोर्ड को, ब्रिटिश संसदीय बोर्ड को ये अधिकार दिया गया कि वो भारत में जो है भारत से संबंधित मामलों को देखे। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। लेकिन इस परिवर्तन के साथ साथ एक चीज़ ये भी थी जो समझनी पड़ेगी कि कंपनी का जो पूरा शासन था 1603 या 7 से लेके समझ लीजिए 1820 तक, मतलब लगभग 1600 से 1700, 1700 से 1800, 200 सवा 200 सालों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से व्यापारिक शासन रहा, व्यापारिक शासन शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें वो व्यापारिक हितों की चिंता ज़्यादा कर रहे थे और अपने व्यापारिक हितों के लिए ही बहुत सारा एक तरह से संरचनात्मक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे। फिर चाहे वो रेल हो, बैंक हो, प्रेस हो, पत्र हो, पत्रिकाएं हो, अखबार हो, डाक व्यवस्था हो, बैंक व्यवस्था हो, अनुवादक हो, मुंशी हो, क्योंकि देश में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, ये सारी व्यवस्था वो खड़ी कर रहे थे और इस पूरी व्यवस्था को खड़ी करने के पीछे उनका कोई भारत के प्रति प्रेम नहीं था, कोई निष्ठा नहीं थी, बल्कि वो अपने व्यापार के सुचारू रूप से संचालन के लिए सारी व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन निश्चित तौर से ये सारी व्यवस्थाएं जो कि इसके पहले भारत में कभी नहीं रहीं, वो सारी व्यवस्था खड़ी होने लगी। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच से जो है बहुत सारे रोजगार के नए अवसर निकले और इन सारी अवसरों का केंद्र उन्होंने बना दिया अंग्रेजी को। चूँकि उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी बन गई थी, उच्च शिक्षा और तकनीक की शिक्षा किसी भी भारतीय भाषा में उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई, यह उनकी बहुत बड़ी चालाकी थी और मजबूरन जो हमारा भारतीय युवा वर्ग था जो इस तरह के अवसरों की तलाश में था और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाह रहा था, वो अंग्रेजी की तरफ आकर्षित हुआ और उसने तमाम इन अवसरों का लाभ उठाया। और इसी कारण राजा राम मोहन राय जैसे, चिपलुनकर जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। लोग ने उनके ऊपर ये आरोप भी लगाए कि वो राष्ट्रद्रोही, जबकि ऐसा नहीं था। अंग्रेजी सीख कर उसी अंग्रेजी को हथियार बनाकर अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ने का एक काम इन समाज सुधारकों के दिमाग में था और उन्होंने वही किया। डेटा बताता है, आंकड़ा बताता है कि 1900 के आसपास कम से कम भारत में 1 करोड़ की जनसंख्या ऐसी थी जो अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ लिख चुकी थी और इसी 1 करोड़ की जनसंख्या ने, आप देखिए 1947 आते आते जो है अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया और तमाम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से यही युवा जो है पूरे विश्व में भारत का पक्ष रखने में सक्षम हुए। गांधी जी खुद भारतीय शिक्षा के हिमायती थे, लेकिन दूसरे संदर्भों में आप देखें कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये खुद अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ज्ञान अर्जित करके भारत में आए और भारत की आज़ादी में बहुत बड़ी उन्होंने भूमिका अदा की। तो भाषा की राजनीति के संदर्भ में इन सारे पक्षों को भी समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने हिंदी के पत्रिकाओं की चर्चा की, उसके पत्रकारों की चर्चा की, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू
कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी दास गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास की का योगदान जो है कैसे बोला जा सकता है। बाबू श्याम सुंदर दास ही थे जिन्होंने 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और आगे चल के जिसके संपादन की जिम्मेदारी मैंने जैसा कि बताया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उठाई थी। नागरिक प्रचारणी सभा के अनुमोदन पर बाबू चिंतामणि घोष ने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू करवाया था और मुझे लगता है कि इसी सरस्वती का ही वो अनुमोदन किया गया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादकत्व से जुड़ भी गए थे। और प्रेमचंद का हम लोग जानते ही कि उन्होंने हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं को जो है शुरू किया। खेल पत्रकारिता की भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जीवन में खेल के महत्व को हम लोग जानते ही हैं। खेल से संबंधित तमाम सूचनाओं को जो है पत्रकार जो है हमसे साझा करते हैं और बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो सिर्फ खेल से संबंधित हैं। 1920 की द टाइम्स महत्वपूर्ण है, क्रिकेट सम्राट महत्वपूर्ण है, खेल खिलाड़ी, खेल युग, ये तमाम पत्रिकाएं जो हैं खेल पत्रकारिता से संबंधित रही। रेडियो और दूरदर्शन आने के बाद रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता शुरू हुई। ये एक बहुत ही नया और नूतन और बेहतर प्रयोग था, बल्कि रेडियो की पत्रकारिता ने बहुत सारे लोगों को भाषा के उच्चारण और सही शब्दों के इस्तेमाल की एक तरह से शिक्षा दी। लोग वहाँ से सीखते थे कि अच्छी भाषा अच्छे शब्दों में कैसे बोली जाए और इनकी व्याप्ति बहुत बड़ी थी। मतलब भारत के कोने कोने में रेडियो को सुना जा रहा था और वही हाल बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन का हुआ। मुझे याद है कि गांव में BBC लंदन का समाचार जब तक अंत में बाबूजी नहीं सुनते थे उनको नींद नहीं आती थी। कई बार वो सो जाते थे तो वो संस्कृत में शुरू हो जाता था, तो हम लोग समझ जाते थे कि अब ये सो गए हैं, तो हम लोग धीरे से वो रेडियो बंद कर देते थे। संप्रति वार्ता सूर्यता ऐसे कुछ बोल के वो जो है समाचार अंग्रेजी में संस्कृत में सुनाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने आज जो है पत्रकारिता के महत्व की चर्चा की और हिंदी पट्टी या हिंदी समाचार पत्रों की थोड़ी यात्रा की हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन विस्तार से हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की चर्चा जो है हम लोग अगले अपने लेक्चर में करेंगे। आज का ये व्याख्यान एक तरह से हिंदी पत्रकारिता और पत्रकारिता के महत्व पे हम लोगों ने केंद्रित रखा, पत्रकारिता के क्षेत्र पे केंद्रित रखा। पत्रकारिता का महत्व और पत्रकारिता के क्षेत्र, ये दो मुख्य बिंदु आज हम लोगों ने पूरे किए। तो आज का ये व्याख्यान यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और अगला व्याख्यान हम लोग हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पे करेंगे। धन्यवाद।